डेविड ने महक को उसकी हवेली तक छोड़ा और अंधेरे में हवेली के गलियारे में एक खामोशी छाई हुई थी। महक अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसके दिमाग में डेविड के साथ किए गए सौदे के विचार गूंज रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसे किसी समझौते में बंधना पड़ेगा। महक ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। ठंडी हवा के झोंके ने उसे अंदर तक कंपा दिया। उसने खिड़की बंद की और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। डेविड के साथ हुए सौदे की यादें उसके मन में गूंज रही थीं। दूसरी ओर डेविड अपने कक्ष में था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। वह जानता था कि उसे महक को अपने जाल में पूरी तरह फंसाना है, लेकिन महक की कलाई पर वह निशान उसे सोच में डाल रहा था। वह निशान जो कभी डेविड की कलाई पर हुआ करता था, अब महक की कलाई पर कैसे आया, इस सवाल से वह परेशान था। डेविड की यादें उसे 3 साल पहले की घटना की ओर ले गईं। एक रात डेविड अपने शिकार की तलाश में सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो पुल पर खड़ी नीचे बहती हुई पानी की धारा को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुसाइड करने वाली हो। अचानक वह लड़की पानी में कूद गई। डेविड तुरंत दौड़ा और पानी में कूदकर उसे बचाने के लिए गया। जैसे ही उसने लड़की का हाथ पकड़ा, उसके हाथ का निशान लड़की के हाथ में चला गया। डेविड ने उस लड़की को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। अब डेविड को समझ में आ रहा था कि महक वही लड़की है। क्या वही लड़की है? उसने खुद से पूछा। सुबह होते ही महक ने राधा देवी को अस्पताल में देखने का निश्चय किया। वह अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात आदित्य से हुई, जो अचानक से सामने आ गया था। आदित्य ने उसे अस्पताल तक पहुंचाने की पेशकश की और महक ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अस्पताल पहुंचने पर महक ने देखा कि राधा देवी की हालत और भी खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें किसी गहरे सदमे के कारण यह हालत हो गई है। महक को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो सकता है जो राधा देवी को इस हालत में ले आया। आदित्य ने उसे दिलासा दिया और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। महक को अपनी मां के कमरे से किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह डरते डरते कमरे की ओर बढ़ी और देखा कि कमरे में कोई नहीं था। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। महक ने खिड़की बंद की और वापस अपने कमरे में चली गई। दूसरी ओर डेविड ने अपने ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि महक का निशान सिर्फ वही के शरीर पर हो सकता है जो एक वरदानी हो या फिर किसी वरदानी और राक्षस की औलाद हो। अब वह शक्ति महक के भीतर समा चुकी थी। वह अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पा सकता है, लेकिन उसे निशान वाली लड़की से शादी करनी होगी। इस बीच आदित्य ने राधा देवी की डायरी को और गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि राधा देवी ने अपनी बहन और बहनोई की हत्या के पीछे के असली कारण छुपाए हुए थे। वह अब महक को इस सच्चाई से अवगत कराना चाहता था ताकि वह उसके साथ मिलकर कंपनी पर कब्जा कर सके। हेमा और जोया भी अपनी अपनी योजना बना रहे थे। हेमा ने अपने ताबीज को और मजबूत करने का निश्चय किया ताकि वह डेविड के प्रभाव से बची रहे। जोया ने अपनी तलवारों को धार दी और श्यामल ग्रुप के रहस्यों की रक्षा के लिए तैयार हो गई। महक की जिंदगी में अब हर तरफ से खतरे मंडरा रहे थे। डेविड, आदित्य, हेमा और जोया सभी की अपनी अपनी योजनाएं थीं और सभी का लक्ष्य एक ही था, श्यामल ग्रुप और उसके रहस्यों को अपने नियंत्रण में लेना। क्या महक इन खतरों का सामना कर पाएगी? क्या वह अपने माता पिता की मौत का सच जान पाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह डेविड की असली पहचान और उसके इरादों को जान पाएगी? या किस्मत को कुछ और ही है मंजूर? यह कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अगले भाग में जानिए कि कैसे महक अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष का सामना करेगी और क्या वह अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत कर पाएगी।